सास बहू और गरीब बच्चे। एक समंदर किनारे एक नाव में 3 छोटे बच्चे बेहोश पड़े थे। रमा और शोभा वहां से गुजरते हुए उन बच्चों को देख लेते हैं। बहू, मुझे इन बच्चों की हालत खराब लगती है। हमें इन्हें घर लेकर जाना होगा तुरंत। हाँ माँ जी, चलिए, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएंगे तो डॉक्टर सवाल करेगा। दोनों सास बहू एक ऑटो करवा कर उन बच्चों को अपने साथ घर ले जाती हैं। आखिर वो बेहोश बच्चे कौन थे और दोनों सास बहू उन्हें अपने घर किस हक से लेकर गई थीं? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सास रमा अपनी बहू शोभा और बेटे विक्रांत के साथ रहती थी और 6 महीने से विक्रांत किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। शोभा को बच्चे बहुत पसंद थे, मगर 2-3 सालों से बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी नहीं मिली, ना अपने घर वालों को दे पा रही थी। सास नाश्ता करके स्वेटर बुन रही थी, तभी पड़ोसन पल्लवी आकर कहती है, अरे रमा, सुबह सुबह ये स्वेटर किसके लिए बना रही है? खुशखबरी आने वाली है क्या? अरे बाबा, फिर तो शोभा मुझे मिठाई खिला, तू माँ बनने वाली है। अरे आंटी, सुबह सुबह आप ये सब क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तेरी ये सास बच्चों के सर्दी के कपड़े किस खुशी में बना रही है? खामखा ही मैं खुश होने लगती थी। चलती हूँ, पता नहीं तुम्हारे घर में कभी बच्ची की किलकारी भी आएगी या नहीं। ये बोलकर पड़ोसन चली जाती है। तभी शोभा कहती है, माँ जी, आप परेशान मत होइए, उनकी बातों का बुरा मत मानना। मेरी चिंता छोड़, तू अपनी बता। मुझे पता है मुझसे ज्यादा तुझे ऐसी बातें चुभती हैं, परेशान करती हैं। अब माँ जी, जब कुछ हो ही नहीं सकता तो क्या करें? हमारी जिंदगी में शायद बच्चों की खुशी है ही नहीं। हम दोनों की वजह से आपको पोता पोती खिलाने की आस भी खत्म हो रही है। अब जो भगवान ने लिखा है वही तो होगा बहू। माँ जी, आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है, उसके बाद हम विक्रांत से बात करेंगे। ठीक है। दोनों सास बहू खाना खाकर विक्रांत से बात कर लेती हैं। शोभा मन बहलाने के लिए सास को समंदर के किनारे ले जाती है, जहां दोनों सास बहू समंदर के किनारे आइसक्रीम खाकर बड़े बड़े पत्थरों पर बैठ जाती हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक नाव मिलती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, माँ जी, इस बोट को तो बांध भी नहीं रखा है और ना ही नाव चालक है। यहाँ पर ये बीच में ऐसे कैसे है? ठीक से देख, क्या पता उस बोट के अंदर सो रहा हो लेटकर। दोनों उस बोट के करीब जाकर उसमें झांकती हैं तो दोनों को 3 छोटे बच्चे विवश बेहोश दिखाई देते हैं, जिसमें से एक 2 साल की बच्ची और दोनों 8 साल के एक लड़का लड़की थे। बच्चों को इस तरह बोट में देखकर सास बहू हैरान हो जाती है और कहती है, माँ जी, इसमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे ऐसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह सो रहे हैं, बेहोश लगते हैं। क्या बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? माँ जी, इन बच्चों को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हमें घर ले जाना होगा इन्हें। ठीक है बहू। ये कहकर शोभा बच्चों को होश में लाने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता। वो एक ऑटो करके अपने तीनों बच्चों को उसमें ले आती है। तभी ऑटो वाला शीशे से घूर कर देखता है तो सास हंसकर कहती है, अरे भैया, ऐसे क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर? आगे देखकर गाड़ी चलाओ, अब मेरे तीनों पोता पोती सो रहे हैं। कुछ देर में वो घर पहुंच जाते हैं और तीनों बच्चों को अंदर ले जाती है और डॉक्टर को बुलाकर उन्हें दिखाती है। तभी डॉक्टर बोलता है, अरे, आपने बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जिससे ये तीनों गहरी नींद में हैं? डॉक्टर, हमने कुछ नहीं खिलाया, ये बच्चे ही बाहर का खाकर सो रहे हैं। जब से तो चिंता हो गई है, हमने आपको बुला लिया। कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, तीनों बच्चे होश में आ जाएंगे। इन्हें कोई लिक्विड चीज दे देना। जी डॉक्टर। तभी डॉक्टर वहां से चला जाता है और शोभा बोलती है, माँ जी, ये कितने मासूम बच्चे हैं ना, इनके साथ ऐसा भला कौन कर सकता है? जिसने भी किया हो उसे बच्चों की बिल्कुल कदर नहीं है, और वह बच्चे नहीं चाहते थे और यहाँ हम बच्चों के लिए तरस रहे थे। ये मैं कहाँ आ गई? किसका घर है? चीनू, चीनू, क्या हुआ तुझे? सोनू भी सो रही है अभी तक? अरे बहू, बच्चों को होश आ गया देख। बेटा, आपका नाम क्या है और आप किसके साथ आए थे समुंदर पर? मम्मी पापा कहाँ है? आंटी,
आंटी मम्मी पापा बहुत गंदे हैं और वो हमारे मम्मी पापा भी नहीं है। उन्होंने हमें अनाथ आश्रम से लिया था। ये दोनों मेरे भाई बहन हैं। वो हमें समुंदर में कोई चीज़ खिलाकर चले गए थे, फिर पता नहीं। मैं यहाँ आपके पास हूँ, हमें कहीं नहीं जाना आंटी, हमें अपने पास ही रख लो। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। माँ जी, ये बच्चे लगता है बहुत परेशान हैं और अनाथ हैं। क्यों ना हम ही उन बच्चों की देखभाल कर ले। शायद भगवान जी ने हमें 3-3 बच्चे इसीलिए दे दिए। हाँ बहू, तू ठीक कहती है बिल्कुल। अच्छा बताओ, तुम्हारी छोटी बहन का नाम चीनू और भाई का नाम सोनू है? हाँ आंटी। और तुम्हारा? मेरा नाम पूजा है। तुम तीनों बच्चे बहुत प्यारे हो, क्यूट से। बताओ क्या खाना चाहोगे, मैं वही बनाऊंगी। आंटी मुझे पास्ता, चीनू खिचड़ी और सोनू को समोसे पसंद है, वो उठकर ही मांगेगा। अच्छा, मैं भी बना देती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं और शोभा उन्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। अपने हाथ से चीनू की खिचड़ी खिलाती है, उसके साथ खेलती है। 2-3 महीने में ही बच्चे उनसे घुल मिल जाते हैं। तभी एक दिन सोनू गिर पड़ता है और रोते हुए शोभा से कहता है, मम्मी मुझे चोट लग गई है, खून निकल रहा है। क्या बोला तुमने मुझे? मम्मी? माँ जी, आपने सुना? सोनू मुझे मम्मी बोला। इतने दिन बाद मैं बहुत खुश हूँ। देखिए तो कैसे लिपट कर रो रहा है मुझसे। हाँ बहू, मैं देख रही हूँ। मैं भी आपको मम्मी बोल सकती हूँ ना? और दादी, आप तो मेरी दादी ही हो। मैं तुम्हारी मम्मी और तुम मेरे बच्चे हो। तुम तीनों मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तभी सास बहू की आंखों में आंसू होते हैं और चीनू भी घुटने चलकर शोभा से लिपट जाती है। इस नजारे से उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे उनका परिवार, दुनिया इन सब बच्चों से पूरी हो गई हो। शोभा ये बात विक्रांत को बता देती है। विक्रांत भी बीच बीच में बच्चों से मिलने आता है, उन्हें पिता का प्यार देता है। 10 साल बीत जाते हैं। पूजा पढ़ लिख कर पुलिस बन जाती है। सोनू कॉलेज में पढ़ता है और चीनू अभी स्कूल में थी। उन तीनों के माँ बाप अब शोभा और विक्रांत हैं। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे एक दिन अचानक से उनके घर रजनी पुलिस को लेकर आती है। तभी शोभा बोलती है, जी, आप यहाँ क्यों आए हैं और ये औरत कौन है? मैं इन बच्चों की माँ हूँ। तुमने 10 साल पहले मेरे बच्चों को नाव से चुरा कर यहाँ लाई थी ना? बहुत ढूंढने पर मुझे पता चला कि मेरे तीनों बच्चे तुम्हारे पास हैं और मैं उन्हें लेने आई हूँ वापस। हाँ, ये औरत बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इनके तीनों बच्चों को वापस कर दीजिए। अरे वो कोई सामान है क्या जो वापस कर दें? बच्चे किस हालत में पड़े थे जानते भी हो। और ये माँ उसकी भला कैसे हुई? इसने तो खुद बच्चों को आश्रम से लिया था। उनके माँ बाप एक एक्सीडेंट में कब के मर चुके हैं और इन्होंने तो बच्चों को जीते जी ही मार दिया था समुद्र में फेंक कर। ये झूठ है, मैं अपने बच्चों को ले जाकर रहूंगी। तभी पुलिस की यूनिफॉर्म में आकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं नागपुर चौकी से हूँ और उन बच्चों में से मैं बड़ी वाली हूँ। इस औरत ने हम तीनों बच्चों को दूध में कुछ मिलाकर मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था। चाहे तो आप इससे खुद पूछ लीजिए, तो डंडे पड़ेंगे तो सब बताएगी। अरेस्ट कर लीजिए वरना मैं खुद करूंगी। नहीं, मुझे अरेस्ट मत करना, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चे, तुम ही रख लो। हाँ, मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे जेल में मत डालना, मैं जा रही हूँ। देख लिया इंस्पेक्टर साहब आपने, सच सामने आखिर आ ही गया। हम अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यही हमारा परिवार है। हाँ, यही हमारी दादी है और मम्मी भी, और हमारे पापा आने वाले हैं। पुलिस के डर से रजनी चली जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। विक्रांत भी वापस लौट आता है। गरीब वर्सेस अमीर माँ। आरती देर सांझ अपनी दुधमुही बेटी बेला के साथ बाजार में बढ़ रही थी। तभी उसकी टक्कर बड़ी गाड़ी से बाहर निकल रही एक रईस औरत से होती है। ओफो, इतनी तेज तर्रार टक्कर मार दी, मेरी महंगी साड़ी की जात बिगाड़ दी, ब्लडी फूल। जैसे ही आभा नजरें ऊंची करती है, वह बड़ी आंखें करके बाहें फैलाते हुए बोलती है, आरती, सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। आप भी स्तब्ध रह गए ना कि आखिर अचानक आभा के स्वर कैसे बदल बैठे। दरअसल आरती और आभा सालों पुरानी सखी हैं, मगर रुतबे में दोनों के बीच अमीर गरीबी की गहरी खाई खड़ी है। अरे ये क्या हालात बना रखे हैं तूने? मेरी छोड़, तू अपनी बता। सब कुछ मजे में है। ये मेरे पति हैं आरव, शहर के सफल बड़े बिजनेसमैन हैं। बधाई हो आभा, तेरी किस्मत तो बुलंदियों पर है।
वैसे तेरे पति भी कुछ कम थोड़ी होंगे, आखिरकार हमारे कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट थी तू। नहीं आभा, मेरे पति कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं, उनकी बतौर एक पनिये की दुकान है। ये मेरी बेटी है बेला। तुमने अब तक बच्चा नहीं किया? हाल ही में मैं माँ बनी हूँ। बारबी नाम है मेरी बेटी का। वैसे मेरा घर पास में ही है, यही पॉश रेजिडेंसी में। तुम कहाँ रहती हो? पॉश रेजिडेंस के पीछे एक पुरानी बस्ती है, बस वहीं। ये सुनकर आभा आरती की गरीबी की हंसी बनाने के साथ अपनी अमीरी का बखान करते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, तुम यहाँ रहती हो? कितनी बिच्छम बिच्छी बस्ती है। आरती, वो पिछड़ी पुरानी बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए अनहाइजीनिक एरिया है। इससे पहले कि वो बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए बला बन जाए, वहां से निकल जाओ। आभा, मेरे पति जीजाजी के जैसे बड़े बिजनेसमैन नहीं। और रही बात मेरी बेटी की, तो जब एक औरत बतौर एक बच्चे की माँ बनती है तो लालन पालन भी भली भांति सीख जाती है। मैं चलती हूँ। आरती के जाते ही आभा बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कार में सवार होकर बोलती है, तेवर तो ऐसे दिखा रही थी जैसे इसका पति बड़े बिजनेसमैन का डील डन करके लौट रहा हो। एक पनिये की बीवी होकर इतना बन रही थी। कुछ भी कहो आभा, तुम्हारी सहेली की सोच सराहनीय थी। देखा तुमने कैसे अपनी बेटी को सीने से सटाई हुई थी। क्षण भर भी अपनी बच्ची को दूर नहीं किया इसने। तुम कहना क्या चाहते हो आरव? मैं अपनी बेटी के लिए जिम्मेदार माँ नहीं बन सकी? आभा के पूछने पर आरव चुप्पी साधने में ही सहमति समझता है। आरती अपनी बच्ची के साथ पैदल पड़ाव पार करके बस्ती के दरवाजे से दस्तक देती है। कमरे के दोनों दीवारों की छोर से एक पुरानी साड़ी का झूला बंधा होता है। आरती अपनी बेटी को झूले में सुलाकर बोलती है, मेरी प्यारी सी बिटिया, तुम इस झूले में खेलो, मैं तुम्हारे बाबूजी के लिए खाना पका लूं। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आरती आंच बुझाकर फौरन अपनी बेटी को पुचकारते हुए सीने से सटाती है। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? ऐसे बिलक बिलक कर क्यों रो रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। आरती बेला को अपना दूध पिलाकर उसे सहलाते हुए थपकियां देकर सुला देती है। ये तो रही गरीब माँ की बच्ची की परवरिश। आइए एक नजर अमीर माँ की परवरिश पर प्रतिबिंबित करते हैं। आभा बाजार से आकर सोफे पर पसर जाती है कि आरव बोलता है, आभा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारी बेटी बारबी कब से रोई जा रही है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कैसी माँ हो तुम? प्लीज आरव, भाषण झाड़ना बंद करो। एक तो बारबी की बिलखने की आवाज मुझे इरिटेट कर रही है। शारदा, अरे ओ शारदा। जी मैम साहब, बुलाया आपने? बारबी को भूख लग रही है, इसे यहाँ से लेकर जाओ, मिल्क बनाकर पिला दो इसे। आभा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बारबी बच्ची है, वो महज 2 माह की है और तुम उसे पाउडर का दूध पिलाने को बोल रही हो? जानती नहीं डॉक्टर सख्त एडवाइस देते हैं कि 6 माह तक बच्चे को माँ का स्तनपान कराना चाहिए। व्हाट रबिश, डॉक्टर तो कुछ भी बकते हैं। बारबी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी बॉडी मेजरमेंट है। एक और अमीर आभा के लिए उसकी बेटी सिर्फ एक बला थी, वहीं गरीब आरती के लिए उसकी दुनिया उसकी बेटी में ही सिमटी हुई थी। फिर एक रोज बाजार में, आभा तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, मगर तुम्हारी बेटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे आरती, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी बेवकूफ माँ नहीं जो अपनी छोटी सी बच्ची को इस गंदे गलीज बाजार में लाऊं। आभा, शायद तुम्हें शब्दों की समझ नहीं। अच्छा जरा बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी के कपड़ों के नाप नक्श का पता है? आरती के सवाल सुनकर आभा के चेहरे पर शिकंजा जाता है। क्या हुआ आभा? शायद तुम माँ बनने की पीड़ा को भूल गई, मगर मुझे बताओ वो पीड़ा याद है जब 9 महीने तकलीफ के डगर को तय करके मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। मेरी सोच से तुम्हारी बच्ची को इस शॉपिंग से बढ़कर तुम्हारी साए की सख्त जरूरत है। बेजुबान बच्चों के लिए उनकी दुनिया माँ के साए में ही सिमटी होती है, समझी? ये बोलकर आरती आगे बढ़ जाती है और आभा पांव पटकते हुए बोलती है, करीब कवार कहेगी। माँ की ममता का ज्ञान तो कोई इससे सीखे, तभी तो बच्चे के बीच उलझकर अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया है इसने। समय गुजरता जाता है। आभा अक्सर अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों के साथ सैर सपाटे में मशरूफ रहती। वहीं दूसरी ओर आरती की सुबह बेला के साथ शुरू होती और उसके सोने के साथ खत्म होती।
बेला के एक बिलखने पर उसकी आंख खुल जाती, मगर आभा को अंदाजा ना था कि आगे क्या होने वाला था। शारदा, मैं अपनी सहेलियों की पार्टी में जा रही हूँ, बारबी को सुला देना। मेम साहब, बारबी की सेहत कुछ सही नहीं, इस घड़ी उसे आपके साथ और आपके साए की जरूरत है। बंद करो ये बकैती, इस मौके पर मैं पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती। खास पार्टी के लिए मैंने ये महंगा पहनावा पहना है। मैंने तुम्हें बाई बनाकर बकबक के लिए नहीं रखा, बारबी के लिए रखा है। आभा शारदा को झड़ पकड़ चल देती है। तभी देर रात आरव घर में दस्तक देता है। साहब, बारबी बिटिया की तबीयत बिगड़ रही है। मेम साहब अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में गई हैं, फोन भी नहीं उठा रही। रात के 2 बज रहे हैं, इस घड़ी कोई क्लिनिक भी खुला नहीं होगा, अस्पताल भी कोसों दूरी पर है। डॉक्टर को फोन तो कर दिया है, मगर उन्हें आने में समय लगेगा। आप बारबी का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। आरव रोते बिलखते हुए बस्ती आकर आरती को पुकारता है। आरती अपनी बच्ची को गोद में लिए गेट खोलती है। आप यहाँ? आरती जी, मेरे साथ चलिए। आरती आरव के घर आती है। बारबी तो तेज बुखार से तप रही है, ये भूख से बिलख भी रही है। आरती बिना वक्त गवाए बारबी को अपना दूध पिलाती है। तभी आभा वहाँ आकर बिगड़ते हुए बोलती है, करीब कवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को अपना गंदा दूध पिलाने की? एकाएक डॉक्टर वहाँ दस्तक देते हैं और जांच पड़ताल करके कहते हैं, मिसेज आभा, अभी कुछ देर पहले आपने जिससे बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से ही आपकी बच्ची का बचा हुआ है। डॉक्टर, ये गरीब मेरे बच्चे को क्या बचाएगी जो खुद गरीबी के गड्ढे में गिरी हुई है? मैंने आपको पहले भी चेताया था कि बारबी को सिर्फ स्तनपान कराना, मगर अमीरी का फायदा उठाकर आपने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी बाई को सौंप दी। मगर आप भूल गईं कि बाई सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करेगी। माँ का दूध बच्चे के लिए सुनहरा आहार है। आरती के दूध से ही बारबी का बचा हुआ है, क्योंकि माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आरती के स्तनपान से बारबी की सेहत पर सुनहरा असर हुआ है। ये सुनकर आभा का सर शर्म से झुक जाता है। आरती, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं अपनी अमीरी के बलबूते से अपनी बेटी को शानो शौकत से पालूंगी, मगर तुमने मुझे दूध का कर्जदार बना दिया। सही मायने में तुम मुझसे सैकड़ों गुना अमीर माँ हो। वो घटना आभा के लिए एक सुनहरा सबक बन जाता है। आज आभा आरती की नाई बतौर एक जिम्मेदार माँ बनकर अपनी बेटी की भली भांति जिम्मेदारी संभाल रही है। एक सास के 3 प्रेग्नेंट दामाद। अरे बहू, कहाँ मर गई तीनों की तीनों? अरे सवेरा हो गया है, क्या तुम्हारी आंख अभी तक नहीं खुली? अपनी सास की आवाज सुनकर अंगूरी की तीनों बहुएं नींद से जागकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती हैं। उस समय घड़ी में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। तभी अंगूरी की सबसे छोटी बहू भारती अंगूरी से कहती है, अरे सासू माँ, काहे इतना चिचिया रही हो सुबह के 5 बजे? हाँ, कानो आफत आ गई है क्या? तभी अंगूरी की बहू कोमल उससे कहती है, अरे अभी तो चंद्रमा भी ढले नहीं होंगे। सासू माँ, आपने तो मेरी नींद खराब कर दी। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपने हमें 5 बजे ही उठा दिया? अरे अगर तुम दोनों ही इतना बोलती रहोगी तो सासू माँ जी क्या बोलेंगी? जरा उनकी तो सुन लो। माँ जी, आप अपनी बात कहिए। अरे नास पीटियो, तुम्हें याद नहीं है कि बाबा ने क्या कहा था? सुबह उठकर 5 बजे जंगल में जाकर पूजा करनी होगी, तभी भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हें तीनों को सुंदर से पुत्र होंगे। अरे हाँ, सही कहा। अब हमें जल्दी से पूजा के लिए निकल जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। वे तीनों जंगल में पूजा करने के लिए निकल जाती हैं। जंगल में पूजा करने के बाद वो तीनों आपस में बात करती हैं। जब देखो माँ जी हमारे साथ यही करती हैं, कभी 5 बजे पूजा करवाती हैं तो कभी कुछ और करवाती हैं। अरे जब किस्मत में हमें बच्चे मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, इतना कुछ करने से कुछ नहीं होगा। देखो, जो भी हो, माँ जी का दिल रखने के लिए हमें ये सब कर लेना चाहिए। अरे जल्दी जल्दी चलो, काफी देर हो गई है। हमें अपने पतियों के लिए नाश्ता भी बनाना है और बाकी के घर के काम भी करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, यही तो रह गया है बस अब। वो तीनों घर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उन तीनों के पति तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठते हैं, वो अपनी माँ अंगूरी से कहते हैं, अरे माँ, ये सब क्या चल रहा है? आपको कोई कुछ भी कह देता है तो आप उनकी बातों में आ जाती हो। इस भ्रम से निकल जाओ, ये पूजा पाठ से बच्चे नहीं होते। हाँ माँ, जो किस्मत में है वही मिलेगा,
इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों ना डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर देखेंगे तो हमें कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अरे तुम तीनों की तो बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। लगता है तुम तीनों की पत्नियों ने तुम्हें भड़का दिया है। खुद उन तीनों से तो बच्चे पैदा हुए नहीं जो अब तुम तीनों को मुझसे लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। ओहो माँ, ये आप क्या बात कर रही हो? भला वो बेचारी हमसे क्या कहेगी? आप हो ना इतना कुछ कहने के लिए। उन तीनों को मेरी मानो तो बड़े भैया सही कहते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, हमें कोई ना कोई सलूशन जरूर मिलेगा। मैं आज ही जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, क्या पता हमें कोई ना कोई सलूशन मिल जाए। ऐसा कहकर वे तीनों अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन वो तीनों अपनी पत्नियों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर भारती, कोमल, अंजू के साथ साथ गगन, लकी और प्रदीप का भी चेकअप करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर अंगूरी और उसके तीनों बेटों से कहते हैं, देखिए, कमी ना तो आपकी बहुओं में है और ना ही आपके बेटों में, लेकिन आपकी बहू प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें कुछ समय दीजिए, हम इसके बारे में रिसर्च करके आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो सभी वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अंगूरी उन सब से कहती है, अरे देख लिया ना तुम सब ने, मैं तो कहती ही थी कि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है। अंगूरी अपनी बात बोल ही रही होती है कि तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। टेलीफोन पर भारती, अंजू और कोमल की माँ कल्याणी होती है। जैसे ही भारती फोन उठाती है, उनकी माँ उनसे कहती है, अरे कल्याणी, तुम तीनों बहनें कैसी हो? तुम्हारी ससुराल में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना बेटा? हाँ माँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप बताइए, अचानक से आपने फोन किया, कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, बस मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपने दामाद और अपनी तीनों बेटियों को देख लूं। क्या तुम तीनों मेरे तीनों दामादों के साथ घर पर आ जाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपसे मिलने एक साथ जरूर आएंगे। इतना कहकर भारती फोन काट देती है और अपनी माँ के बुलाने का न्योता सबको बता देती है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंगूरी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाती है। हाँ हाँ जाओ, मुझे तो लगता है इस कल्याणी की बच्ची ने ही कुछ करवा रखा है, तभी तो इन तीनों को कोई बच्चा नहीं होता। अंगूरी के ऐसा कहने के बाद भारती, कोमल, अंजू तीनों बहुत उदास हो जाती हैं, लेकिन उनके पति उन्हें वहां से ले जाते हैं और अगले दिन वो तीनों कल्याणी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके आने के बाद कल्याणी उनसे कहती है, तुम तीनों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, और साथ में तुम तीनों मेरे दामादों को लेकर आई हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। कल्याणी अपने तीनों बेटियों के साथ साथ अपने तीनों दामादों का अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें नाश्ता करवाती है। नाश्ता करवाने के बाद कल्याणी अपनी तीनों बेटियों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो मेरी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। इसीलिए मैं तुम तीनों को एक बाबा के पास लेकर जाना चाहती हूँ। वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कई सारी विधियां प्राप्त कर रखी हैं। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है, बाबा उसकी दिक्कत को दूर कर देते हैं। आज रात तैयार रहना, हमें उनके पास जाना है। भारती, कोमल, अंजू तीनों ही बच्चे की लालसा में इतनी पागल थीं कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। जिसके बाद रात होते ही वो तीनों अपनी माँ के साथ बाबा के पास जाती हैं। बाबा उन तीनों को देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे मेरी बच्चियों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। बस बाबा जी की बूटी को याद रखना और उसे सही समय पर खा लेना। बाबा तीनों को अपनी बूटी देता है, जिसके बाद वो तीनों से कहता है, चांदनी रात के समय ठीक रात के 11 बजे तुम्हें इस बूटी को दूध के साथ पीना है, जिसके बाद तुम तीनों प्रेग्नेंट हो जाओगी और तीनों को बेटे होंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी माँ कल्याणी के साथ वापस घर लौट आती हैं। 2 दिन बाद चांदनी रात होती है और जैसे तैसे करके वो तीनों 2 दिन बहुत ही मुश्किल से बिताते हैं। चांदनी रात वाले दिन वो तीनों एक साथ रसोई में अपने लिए दूध गर्म करती हैं और उसमें बाबा जी की बूटी डाल देती हैं कि तभी अचानक से उनके घर पर उनकी सास अंगूरी आ जाती है। अरे कहाँ गए सब के सब, कोई घर में है या नहीं?
अपनी सास की आवाज सुनते ही वो तीनों दूध के गिलास वहीं रखकर बाहर आ जाती हैं। लेकिन उसी समय उन तीनों के पति रसोई में पहुंच जाते हैं और दूध से भरे गिलासों को देखकर उन्हें तुरंत पी जाते हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म दूध पीकर तो मजा ही आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाहर आई हो। वो तीनों अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आंगन में पहुंच जाते हैं। अरे माँ, आप यहाँ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी ममता है ही ऐसी, तुम्हारी तरफ मुझे खींच लाई। अंगूरी इतना कहती है कि तभी उन तीनों बेटों के पेट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल आते हैं। ये सब देखकर वो सभी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन भारती, कोमल, अंजू को ये पता चलने में देरी नहीं लगती कि उनके पतियों ने बाबा जी की बूटी दूध के साथ पी ली। जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपनी सास को बहुत ही प्यार से समझाती हैं। अरे ये कैसा गजब हो गया, तुम तीनों के पेट की गुल्लक खाली पड़ी है और मेरे बेटों के पेट तो देखो, पूरे 9 महीने की संभावना लग रही है। कुछ ही देर बाद गगन, प्रदीप और लकी को उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। जिसके बाद कल्याणी अपने तीनों दामादों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ ही देर में उन तीनों की डिलीवरी हो जाती है और वो तीनों बहुत ही सुंदर बच्चों को जन्म देते हैं। तभी वो तीनों अपनी सास कल्याणी से कहते हैं, अरे सासू माँ, आज आपकी बदौलत हम तीनों बाप बन गए और इसी के चलते हमें आज औरतों के दर्द का एहसास हुआ। अब जो भी है सब ठीक है, हमारा परिवार पूरा हो गया और हम तीनों को संतान भी है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। उन तीनों के प्रेग्नेंट होने की खबर अखबार में छप जाती है। जिसके बाद वो सब अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। 5 काली बहुओं की एक बेटी। माँ। पूरा परिवार लेबर वार्ड के बाहर खड़ा पवित्रा की चीखें सुन रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मंदा बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बेटी पैदा हुई है ना, बताइए। माताजी, आपकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। बधाई हो, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। मंदा गुस्सैल गीदड़ की भांति गुर्राते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा। पिछले 9 महीने से पोती की आस लगाए बैठी थी मेरी बूढ़ी आंखें। तूने भी इन बाकियों की तरह चारों काली कलमुही के नाई बेटा पैदा कर दिया। सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष? मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी। सारी गलती सरासर मेरी है जो मैंने एक साथ 5 काली बहुओं का पिटारा उठा लिया। बरसों से इस घर में बेटी नहीं पैदा हुई। आखिरी आस थी कि तू बेटी जनकर पीढ़ियों पुश्तों से बेटी ना होने की बेड़ियों को तोड़ देगी। अब मुझ बुढ़िया को ही बेटी का सपना छोड़ देना चाहिए। ये है मंदा, जो मानिकपुर गांव में अपने 5 बेटे और बहुओं कुसुम, पुष्पा, पवित्रा, अर्चना, बबीता के संग रहती हैं। पिछले 3 पीढ़ी से मंदा के घराने में बेटी नहीं है। उसकी 4 बहुओं का परिवार पहले ही पूरा हो चुका था। उन सभी के 2-2 बेटे थे। मंदा की आखिरी आस उसकी 5वीं अंतिम बहू पवित्रा के कोख की कड़ी से जुड़ी थी, मगर उसने भी बेटे को जन्म दिया। समय बीतता है। अरे ओ कोयला खादान का पिटारा, मेरी 5 कुलक्षणी काली बहुओं, बाहर आओ। माँ जी, आपने हम 5 को पुकारा। ये पकड़ो पैसे और बाजार से जाकर साग सब्जियां और मेरे पोतों के लिए फल ले आना। और हाँ, अपने काले रंग जैसी कुम्हलाई हुई सड़ी गली सब्जियां मत लिए चली आना। 5 बहुएं बातें करती बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। माना कि पवित्रा को ब्याह कर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मगर हम चारों को बहू बनकर आए इतने बरस हो गए। सालों से सासू माँ के स्वर शब्द सुनकर मेरा तो कलेजा कचोटता है। हाँ जेठानी जी, सासू माँ के बुरे शब्द और बर्दाश्त नहीं होता। हम 5 को भी बेटियों की बड़ी आस है, मगर हम बहुओं के भाग्य में बेटी नहीं। 5 ऐसा बोलते हुए जा ही रही थी कि बच्चे के बिलखने की आवाज से 5 के 5 वहीं ठहर जाती हैं। आप सभी ने सुना? हाँ, ये आवाज तो किसी बच्ची के बिलखने की है। जैसे ही 5 आगे बढ़ती हैं, कूड़े के ढेर में लिपटी बच्ची को देख 5 बेहद भावुक हो जाती हैं। इतनी सुंदर बच्ची को जाने किस कसाई ने कूड़े में सना छोड़ दिया है। ये बच्ची भूख से बिलबिला रही है। 5 बहुएं उसे घर लाती हैं। उसे देखकर मंदा बुरा बेबाक मुंह बनाकर बोलती है, अरे ये किसकी बच्ची उठा लाई हो मेरी बेबाक बहुओं?
माँ जी, ये बच्ची हम बहुओं को कूड़े में बिलखती हुई मिली। वैसे भी आपको बेटी की बड़ी चाहत थी। अरे ओ मेरी काली बहू, बौरा गई हो क्या? ऐसे कैसे मैं इस पिटारे को अपने परिवार का सदस्य बना लूं? ना इसके जात पात का पता है, ना पिता का, जाने किसका गंदा खून है। माँ जी, कम से कम इस नवजात बच्ची के लिए तो बुरे शब्द ना बोलिए। हम पांचों इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करेंगी। बेअक्ली का पर्दा पड़ गया है तुम्हारे मति पर, मगर मंदा की मति भ्रष्ट नहीं हुई। मेरा उससे कोई नाता नहीं। ये कहकर मंदा चली जाती है। आज से तुम 5 यशोदा माँ की बेटी हो। इस कारण कि तुम्हें 5 माँ का लाड प्यार मिलेगा, हम तुम्हें प्रीति कहकर पुकारेंगी। जेठानी जी, प्रीति को नहलाने धुलाने की जिम्मेवारी मेरी और इसके मालिश की जिम्मेदारी ये माँ निभाएगी। और हम तीनों बहुएं इसके लिए सुंदर कपड़ों की सिलाई बुनाई करेंगी। इस तरह पांचों बहुएं बच्ची की जिम्मेदारी को आपस में बांटकर बतौर उसका खास ख्याल रखती हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, दादी माँ, पिंटू, दादी का प्यारा पोता, ये ले भोग का प्रसाद खा। दादी माँ, मुझे भी भोग का प्रसाद दो ना। अनाथ यतीम, मेरे मंदिर में घुसने की तेरी मजाल कैसे हुई? जाने किस बेनाम बाप का पाप है तू, सारा मंदिर अशुद्ध कर दिया। भाग यहाँ से, बड़ी आई भोग का प्रसाद खाने वाली भूखी भिखारिन। क्रूर मंदा के मुंह से कड़वे बोल सुनकर 5 साल की प्रीति रोते बिलखते भागती हुई अपनी पांचों माँ के पास आती है। अरे प्रीति, क्या हुआ बिटिया? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? माँ, दादी माँ मुझसे खिंची खिंची क्यों रहती हैं? उन्हें सिर्फ अपने पोते से प्यार है। प्रीति, दादी माँ आपसे भी प्यार करती हैं, बस जानबूझकर जताती नहीं। मगर क्यों माँ? क्योंकि प्रीति, दादी चाहती हैं कि आप पहले पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनकर फिर दादी आपसे बेशुमार प्यार करेंगी। पक्का? आप पांचों सच बोल रही हैं? 100% सच। आंसू पोंछ लो प्रीति बिटिया। माँ, अब मैं खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। प्रीति अब पढ़ने लिखने के प्रति एकदम पक्का रुझान रखने लगी थी। समय गुजरता गया। दादी का प्यार पाने की चाहत में प्रीति सच्ची श्रद्धा से पढ़ती गई। अब प्रीति की पढ़ाई परिपूर्ण हो गई। देखो दादी माँ, आज आपकी पोती प्रीति ने IAS का पद प्राप्त करके आपके सालों के सपने को साकार कर दिया। प्रीति को खुद के इतना करीब पाकर मंदा उसे जोरों शोरों से ढकेलते हुए कहती है, दूर हट मुझसे, अनाथ यतीम। ये क्या पोती पोती की पुकार लगा रखी है? दादी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? ना मैं तेरी दादी हूँ, ना तो मेरी पोती। माँ, दादी क्या कह रही हैं? ये पांचों काली गलमुही क्या बोलेंगी? बरसों पहले ये तुझे कूड़े कीच से निकाल कर लाई थी। ना ही तो मेरी पोती है, ना ये परिवार तेरा, समझी? मेरी जन्म देने वाली जननी ने मुझे कोख से निकालकर कूड़े कीच में छोड़ दिया, तो आखिर आप पांचों ने मुझे क्यों पाला? माँ, पांचों ये मत समझना कि अपना परिचय सुनकर प्रीति क्या सोचेगी। आज भी आप पांचों ही मेरी माँ हैं, क्योंकि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का पद संसार में सर्वोपरि होता है। मगर मैं दादी को मेरे कारण कुड़ते नहीं देख सकती। प्रीति रोते बिलखते दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है कि उसकी आंखें बेतहाशा बोझिल होने के साथ वो बेहोश हो जाती है। उसका सिर बुरे तौर से चोटिल होने के साथ फर्श खून से सराबोर होता है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। डॉक्टर, प्रीति कैसी है? देखिए, खून बहुत बह चुका है। प्रीति को खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब, देरी मत कीजिए, मेरे खून का हर एक कतरा ले लीजिए, मगर उस बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, मगर पहले उसकी कुछ जांच होगी। कुछ देर बाद, इम्पॉसिबल। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप चकित क्यों हो रहे हैं? माताजी, आपके सभी डीएनओ की डिटेल पेशेंट से पूरी तरह मेल खा रही है। अगर आपके बजाय पिता का खून मिल जाए तो बच्ची के स्वस्थ होने के आसार 10 गुना बढ़ जाएंगे। डॉक्टर, आप पूरी तरह सहमत हैं कि प्रीति मेरी ही पोती है? मैं अपने सालों के तजुर्बे से ये बात बयान कर रहा हूँ। इसके पश्चात डॉक्टर मंदा के पांचों बहू और बेटों की जांच करता है। माताजी, आपकी पोती के खून का नमूना आपकी 5वीं बहू बेटे पवित्रा और ऋषभ से 100% मिल चुका है। तुम दोनों दंपत्ति प्रीति के माता पिता हो, इतना बड़ा सच क्यों छुपाया?
हमें माफ कर दो। हमारे पास दूजा कोई चारा नहीं था। प्रीति हमारे ब्याह से पहले पैदा हुई। उसके खौफ के कारण हमने प्रीति को अनाथालय छोड़ दिया था। फिर प्रीति उस कूड़े कीच तक कैसे पहुंची? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई थी भाभी। मैंने प्रीति को ऋषभ की मदद से वहां पहुंचाया था ताकि हम पांचों प्रीति को घर ले आए। मंदा, ये तूने क्या मूर्खता कर दी। प्रीति तेरी पोती है, तूने हर बार उसे गंदा गलीच कहकर खुद को ही गाली दी। मंदा बोल रही होती है कि प्रीति बेहोशी से बाहर आ जाती है। दादी माँ, प्रीति मेरी प्यारी पोती, अपनी बेकल बूढ़ी दादी को माफ कर दे। आज से तू इस दादी के दिल के एकदम पास है। जाओ पवित्रा, प्रीति के पास जाओ। भाभी, मैं इस बात को कैसे छोड़ दूं कि प्रीति हम पांचों की बेटी है। इस पर हम पांचों बहुओं का बराबर हक है। भगवान का शुक्र है कि प्रीति भली चंगी है। भले ही मुझे जन्म पवित्रा माँ ने दिया, मगर प्रीति के जीवन के वृक्ष की जड़ आप पांचों हैं माँ। पांचों प्रीति को गले लगाती हैं। इस तरह अंत में प्रीति को अपना पुख्ता परिचय प्राप्त होने के साथ दादी का दुलार और 5 माओं का प्यार मिलता है। दुखियारी प्रेग्नेंट सास बहू। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। एक तरफ शीतल बैठी होती है तो दूसरी तरफ कौशल्या दोनों सास बहू की गोद भराई की रस्म चल रही होती है। तभी वहाँ पर गांव की कुछ औरतें आती हैं और कौशल्या को देखकर उससे कहती हैं, अरे अरे देखो तो सही, इस उम्र में इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। अरे कौशल्या, जरा अपनी उम्र का तो लिहाज करती। ये समय तो अपने पोतों को खिलाने का था, ना कि खुद पोते जैसे बच्चे पैदा करने का था। हमारे समाज में अगर ऐसी औरतें और हो गई तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है। ये सुनकर कौशल्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसके बाद कौशल्या रोने लगती है। अपनी सास की आंखों से आंसू देखकर शीतल गुस्से से उठ खड़ी होती है और वहाँ खड़ी सभी औरतों से कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के बारे में इतना उल्टा सीधा कहने की? अरे जब पहले ही तेरी सास को एक बेटा था तो दोबारा बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? ये उनकी मर्जी है, जो वो चाहती है वो करेंगी। इसमें आप लोग बोलने वाले कौन होते हो? हाँ, देखो तो कौशल्या बहन, इसने तो अपनी बहू को बिल्कुल अपनी तरह ही बना दिया है। अरे ये तो सोच कि समाज पर क्या असर पड़ेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस समाज की बात कर रहे हो। अरे उस समाज के बारे में बात कर रहे हो जिससे सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना आता है। तुम लोगों की इन बातों से इन बेचारी पर क्या असर पड़ रहा होगा, इनकी मजबूरी को समझो। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस उम्र में आकर बच्चा पैदा करने की सोची है? बहू, तू इन सबके मुंह मत लग, तू अपनी गोद भराई की रस्म पूरी कर। अरे इस उम्र में कौशल्या बहन, तुझे अपनी बहू की गोद भराई की रस्म पूरी करवानी चाहिए, ना कि खुद की गोद भराई करवानी चाहिए। बहुत हुआ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं इन लोगों को हकीकत बताकर रहूंगी। ये सब शीतल का पति राहुल दूर खड़ा सुन रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी का साथ नहीं देता। जिसके बाद शीतल गुस्से से कहती है, जिस औरत के बारे में आप इतना उल्टा सीधा कह रहे हो, दरअसल एक समय में वह अपनी औलाद होने के चक्कर में बहुत तड़पी थी। अरे इन्होंने कई दवाई खाई, सारे इलाज करवाए, लेकिन इतना कुछ करवाने के बाद भी इन्हें कोई औलाद नहीं हुई। ये अपनी औलाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी और आप लोग इन्हीं को ताने सुना रही हो। अरे अगर ऐसा है तो तेरा पति राहुल क्या पेड़ के झाड़ से टपका है? कौशल्या शीतल को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन शीतल सबसे कहती है, दरअसल राहुल जी मेरी सास के बेटे नहीं हैं। ये सुनते ही चारों तरफ माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है। जिसके बाद गायत्री कहती है, हाय हाय देखो तो सही, पहले तो कौशल्या बहन इस उम्र में आकर प्रेग्नेंट हो गई, ऊपर से अभी इसकी बहू इसके बेटे को नाजायज बता रही है। आंटी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। कुछ समय पहले मेरी सास डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उनसे कहा, देखिए हमने सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन समस्या नहीं पता चल रही। आखिर आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती, इस बात का हमें पता नहीं लग रहा है। फिर भी आप दोनों कोशिश करते रहिएगा, क्या पता कब आप माँ बन जाएं। ये सुनकर कौशल्या रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अरे कौशल्या, अपने आप को संभालो। ऊपर वाला जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है, क्या पता मेरे नसीब में कुछ और लिखा हो। ऐसा कहकर वो हॉस्पिटल से अपनी पत्नी कौशल्या को घर पर लेकर आ रहा होता है। वे दोनों कार में बैठे होते हैं और जैसे ही रेड लाइट पर उनकी कार रुकती है, उन दोनों को रेड लाइट पर एक डस्टबिन के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। मुझे उस डस्टबिन के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, इसलिए जरा एक बार देख लेते हैं। दुर्योधन और कौशल्या दोनों जैसे ही डस्टबिन के अंदर देखते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा मासूम बच्चा पड़ा होता है, जिसे देखते ही कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, यहाँ मुझे बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वहीं देखो तो सही, दुनिया को अपनी औलाद की परवाह ही नहीं है। बताओ कैसी होगी वो माँ जिसने इस बच्चे को एक डस्टबिन के अंदर डाल दिया। लगता है अब यही हमारे नसीब में लिखा है। शायद भगवान ने इसलिए तुम्हें कोई औलाद नहीं दी
चलो इसे घर ले चलो, हम इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे। माँ जी, ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात है कि आपको अपनी औलाद पैदा करने का एक मौका मिला है। आप इस मौके को जाया ना होने दी। रही बात समाज की, तो उनका तो काम ही है बातें मिलाने का। मैं आपके साथ हूँ। बहू तो मेरी बहू नहीं, एक बेटी है। अब तू चाहती है तो मैं इस औलाद को जन्म जरूर दूंगी। उस दिन मेरी सास ने मेरी बात मानी और अपनी औलाद को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हो गई। अरे तुम्हें तो इनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए और उन्हें हौसला देना चाहिए, ना कि इनका हौसला तोड़ना चाहिए। शीतल की बात सुनते ही वहाँ खड़ी सभी औरतों के मुंह पर ताले लग जाते हैं और वो कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद धीरे धीरे वहाँ से सभी जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल ये सब सुनने के बाद रो पड़ता है और अपनी माँ के पैरों में आकर गिर जाता है, और जिसके बाद राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं तो आपका था भी नहीं, फिर भी आपने मुझे किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी। ये कहकर वो कौशल्या को गले से लगा लेता है। अब हमारे घर में 2 गुनी खुशियां आएंगी। राहुल और उसके पिता दुर्योधन दोनों अपनी पत्नियों का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी करीब आ जाता है जिस दिन वो दोनों अपने बच्चों को जन्म देने वाली होती है। एक दिन रात के समय कौशल्या पानी पीने के लिए उठती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, वो एक गिलास में पानी भरकर वहीं खड़ी होकर पीने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसका गिलास जमीन पर गिर जाता है। गिलास गिरने की आवाज से राहुल और दुर्योधन दोनों जागते हैं और उसके पास आ जाते हैं। दुर्योधन कौशल्या को संभाल ही रहा होता है, इतने में कमरे से शीतल के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों आधी रात के समय अपनी पत्नियों को संभाल रहे होते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन इतनी रात के समय उन्हें अपनी पत्नियों को हॉस्पिटल ले जाने का कोई साधन नहीं दिखाई देता। तभी दुर्योधन की नजर एक ठेले के ऊपर पड़ती है। वो तुरंत उस ठेले को लेकर आता है और राहुल से कहता है, राहुल तुरंत अपनी माँ और शीतल को इस ठेले पर लेटाओ, हमारे पास समय नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। राहुल और दुर्योधन तुरंत अपनी अपनी पत्नियों को ठेले पर लेटा लेते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर तुरंत शीतल और कौशल्या को ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही देर में कौशल्या प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास होती है और रोने लगती है। ये बात जैसे ही कौशल्या को पता चलती है, कौशल्या शीतल के पास आती है। तुमने मेरे लिए समाज से इतना लड़ा और हर मोड़ पर मेरे लिए खड़ी रही। इस बच्चे पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। क्या हुआ अगर तुम्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ है? ये बच्चा भी तो तुम्हारा ही है। और वैसे भी बच्चा तुम पालो या मैं, बच्चे की अच्छी परवरिश होनी जरूरी है और तुम इसे अच्छी परवरिश दे सकती हो। अपनी सास का ये बलिदान देखकर शीतल बहुत खुश होती है और वो अपनी सास को गले से लगा लेती है, जिसके बाद कौशल्या अपने बच्चा शीतल की गोदी में रख देती है। उस दिन के बाद दोनों मिलकर उस बच्चे की परवरिश करती हैं और खुशी खुशी रहती हैं।